हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिमरन और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम जी पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया था। उसका यूनिट 1 और यूनिट 2 हम कवर कर चुके थे, लेकिन यूनिट 3 to 5 हमारा भी पेंडिंग था। और आपको पता है अभी ग्लोबल टेंशन यानी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर बहुत इशू था, जिसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट दैट पार्ट ऑफ जी। तो आज हम एक यूनिट 1 to 5 वन शॉट वीडियो बनाएंगे, दैट इज ऑफ योर कोर्स सिलेबस, जिसमें एंड में हम पीवाई क्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो बी विद मी टिल द एंड। और नोट्स के लिए आपके पास टेलीग्राम का क्यूआर रहता ही है, तो अब हम सब करके आपको भेज जाएंगे। विद इट आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है कि यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या दैट्स इट। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट से। और फर्स्ट यूनिट है जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसका हिस्टोरिक कंसेप्ट क्या है, उसके डायमेंशंस एंड अप्रोचेस टू स्टडी ग्लोबलाइजेशन। ये हमने चैप्टर कर लिया है, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू फिनिश इट विद इन 5 मिनट्स, राइट? 5 to 10 मिनट्स के बीच में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन उस प्रोसेस से refers to the process by which the world becomes more interconnected and interdependent across various dimensions such as economic, cultural, political, social, etc. Okay. It encompasses, मतलब it includes the movement of goods, services, capital formation, ideas, and people across national borders, creating an increasingly interconnected world. Technological advances, particularly in transportation and communication, have helped accelerated globalization, enabling faster and broader exchange across the globe. तो फिर आपको ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है ये समझ आ गया होगा। अभी जब आप इंट्रोडक्शन में व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन लिखोगे, चाहे आपको प्रोसेस पूछा गया चाहे डायमेंशंस पूछा गया है, तो आपको चाहिए कि आप एक तो नीचे फिलोसोफर्स का डेफिनेशन भी लिखो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता देती हूँ। गाइडेंस एंथनी गाइडेंस एक फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने बोला था कि ग्लोबलाइजेशन इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन विच लिंक डिस्टेंस लोकेलिटी। इसका मीनिंग भी क्लियर है, ये इजी टू लर्न भी है, तो आप ये लिख लो। आप ये बोल सकते हो, इससे इजी फॉरेन फिलोसोफर का एक डोंट बेस्ट मिलेगा, बट या यू कैन ट्राई अगर आप फॉरेन है। हाँ, लेकिन अगर आप लिखोगे तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा लगेगा। और आपको पता है कि हमारे यूनिट की जी का नाम ही पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो एक दो अगर आपको ऐसे कोटेशंस आते होंगे तो इट लुक गुड। आई एम रिपीटिंग द कोट of Anthony Giddens. It is globalization is intensification of worldwide social relations which link distant localities. उसके बाद की डायमेंशन क्या ग्लोबलाइजेशन की? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या है? ग्लोबल मार्केट का एक्सपेंशन होना और इंटरनेशनल ट्रेड का इंक्रीज होना, ठीक है? ग्लोबल सप्लाई चेन, एमएनसी, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब होना इज इकोनॉमिक। कल्चरल क्या है? कि मीडिया, फैशन, लैंग्वेज, ये सब का इंटरमिंगलिंग होना, यानी कल्चरल हेटेरोजेनिटी लेके आना, हाइब्रिडाइजेशन लेके आना, मिक्सिंग ऑफ कल्चर करना, ठीक है? ये सब यहाँ लिखा हुआ, राइट? उसके बाद पॉलिटिकल क्या है? इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांसनेशनल पॉलिटिकल एंटिटीज, एग्जाम्पल यूएन, डब्ल्यूटीओ, ईयू, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब है रैपिड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी अक्रॉस बॉर्डर्स, मेकिंग इट इजियर टू कम्युनिकेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन। फेसबुक पे आप, इंस्टा पे आप, दुनिया जहाँ खबरें मिल रही हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे, तो दिस इज टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन में रैपिड स्प्रेड करना टेक्नोलॉजी का क्रॉस बॉर्डर। द इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन ट्रांसपोर्टेशन हैव मेड इट इजियर फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू इंटरैक्ट क्रॉस द ग्लोब। उसके बाद एनवायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज करना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करना, तो हम सभी मिलकर वातावरण को अच्छा रखेंगे, ठीक है? बिकॉज ये कोई एक नेशन नहीं डिसाइड कर सकता कि हमें ग्लोबलाइज में एनवायरमेंट को स्वच्छ रखना है, ये एक इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल भी हो सकता है, ठीक है? पॉल्यूशन कम करना, क्लाइमेट चेंज को कम करना। क्या ग्लोबलाइजेशन एक न्यू फिनोमिना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन एक न्यू फिनोमिना है, बट हाँ, आज का ग्लोबलाइजेशन जो है स्पीड, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि दिस इज अ न्यू फिनोमिना। उसके बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। ये एसेंशियल है
हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के लिए बिलो इट एन आउटलाइन ऑफ की हिस्टोरिकल स्टेजेस दैट हैव शेप्ड ग्लोबलाइजेशन। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मतलब हम ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री को तीन हिस्सों में पढ़ते हैं। ठीक है, एक है एंशियंट एंड अर्ली सिविलाइजेशन, देन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये मेन। उसके बाद हम जो है 20th सेंचुरी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर, ये हम नॉर्मल पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका क्या मतलब है, एंशियंट अर्ली सिविलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब 13th 12th 11th की, जब हमारा एम्पायर का टाइम होता था, ठीक है, तब पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर थे। ठीक है, तब बहुत बड़ा था। ठीक है, तब ये नहीं था कि जो एक एम्पायर है वो विद इन अ टेरिटरी सीमित है, नहीं, वो ट्रांसनेशनल था, मतलब मल्टीपल नेशंस में एक्सटेंड किया हुआ था। ठीक है, जो आज डिफरेंट नेशंस बने हुए हैं। और उस टाइम पे भी ट्रेड होता था, उस टाइम पे भी सिल्क रूट था, उस टाइम पे भी स्पाइस रूट था, उस टाइम पे भी ट्रांस सहारन रूट था। ठीक है, हाँ, पर वो कॉन्क्वेस्ट और ट्रेड से लिंक्ड। उसके बाद एज ऑफ एक्सप्लोरेशन 15th to 18th सेंचुरी, ये वो टाइम है जब यूरोपियन कंट्रीज ने, स्पेन, पोर्टुगल, ब्रिटेन ने क्या स्टार्ट किया था, कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद इसी टाइम के दौरान हमें अमेरिका का जो है, अमेरिका का पता लगा था कि एक अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है। तो कोलंबियन एक्सचेंजेस, देखो उस टाइम पे हमें यूरोप का, अफ्रीका का, एशिया का पहले ही पता था, तो वो ओल्ड था, ओल्ड वर्ल्ड। और उसके बाद अमेरिका जो था वो न्यू वर्ल्ड था, क्यों, लेटर ऑन डिस्कवर्ड हुआ था। तो अटलांटिक, जब हम ट्रांस अटलांटिक ट्रेड का मतलब ये होता है कि अटलांटिक से होकर जब हम ट्रेड करते थे बिटवीन ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड, वो था कोलंबियन एक्सचेंज। ठीक है, और उसके बाद स्लेव ट्रेड में क्या था, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड होता था, मतलब अफ्रीका से साउथ एशिया स्लेबर्स न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिका में लेकर जाते थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो समय था जब इंडस्ट्रीज जो थी उनका रैपिड इंक्रीज होना शुरू हो गया था। तब स्टीम इंजन, रेल रोड, टेलीग्राफ बने थे। ठीक है, जिसने क्या किया था, जिसने एक्सपेंशन किया था ग्लोबल ट्रेड का और कम्युनिकेशन का। जो ग्लोबल कैपिटलिज्म था, इसका क्या मतलब है, ग्लोबल कैपिटलिज्म का मतलब यह है कि प्राइवेट ओनरशिप बेस्ड इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उस टाइम पे स्प्रेड होनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण से इंटरनेशनल मूवमेंट हो रहा था गुड्स का इंक्रीज अमाउंट में। ठीक है, और इसके कारण से जो पीपल है उन्होंने रूरल टू अर्बन एरिया शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल इन सिटीज लाइक लंदन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिला था। क्यों, फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्रीज। अर्ली 20th सेंचुरी एंड टू वर्ल्ड वॉर, जो अर्ली 20th सेंचुरी को फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर के आने से एक सेटबैक लग गया था ग्लोबलाइजेशन को, लेकिन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF। ठीक है, टू रेगुलेट द ग्लोबलाइजेशन, टू रेगुलेट द ट्रेड, मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, और इस टाइम के दौरान पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू क्या हुआ था, डिकोलोनाइजेशन शुरू हो गया था अफ्रीका, एशिया का, जिसके कारण से ग्लोबलाइजेशन का स्तर बढ़ने लग गया। उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो आज न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, जिसका मतलब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन चल रहा है, कैपिटल फ्लो हो रहा है, बहुत कुछ बड़े स्तर पर हो रहा है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या ग्लोबलाइजेशन न्यू है, नहीं, न्यू नहीं है, बट इंटेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बन चुका है। अब वेरियस अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम वेरियस तरीकों से ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक अप्रोच क्या है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू ग्लोबल मार्केट। मतलब जो ट्रेड है वो अपने देश में सीमित ना रख के उसको ग्लोबल मार्केट में लेके जाना, इस इकोनॉमिक अप्रोच टू ग्लोबलाइजेशन। अब जो नियो लिबरलिज्म है वो क्या था, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, लगता है कि स्टेट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मार्केट, ग्लोबल मार्केट सबके लिए ओपन होनी चाहिए, डीरेगुलेशन होना चाहिए, फ्री मार्केट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था नियो लिबरलिज्म। इसका की आइडिया क्या है, फ्री मार्केट लेड टू ग्रेटर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स, इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन। देन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वॉलरस्टे ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी। उसने बोला था हमें वर्ल्ड को एज ए सिंगल कैपिटलिस्ट सिस्टम देखना चाहिए, और उसने तीन हिस्सों में वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था। फोर कंट्रीज आर दो जो इंडस्ट्रियलाइज और वेल्दी नेशंस है, सेमी पेरिफेरी, इंटरमीडिएट या डेवलपिंग स्टेट में, पार्शियली इंडस्ट्रियलाइज है लेकिन दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। पेरिफेरी कंट्रीज वो है जो बिल्कुल डेवलप नहीं है, लेस डेवलप नेशंस है, और रॉ मटेरियल लेबर जो है वो भेजते हैं, सप्लाई करते हैं टू दी कोर नेशन।
तो इकोनॉमिक अप्रोच में सबसे पहले हमने पढ़ा न्यू लिबरलिज्म और मार्केट इंटीग्रेशन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, global capitalism and economic network. Globalization is seen as the extension of capitalism worldwide, where financial capital, technology, and production process are organized on a global scale. तो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन बनाई गई, तो ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ट्रेड लिबरलाइजेशन होने चाहिए, फाइनेंशियल। उसके बाद आती है पॉलिटिकल अप्रोच टू स्टडी ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बने, जैसे यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, तो ये सब जो है, ये कैसे स्टेट की सॉवरेनिटी को इम्पेक्ट करते हैं, कैसे ये ग्लोबल कॉर्पोरेशन को लेकर चलते हैं, तो ये सब बातें हम इसमें पढ़ें। तो अगर ग्लोबल पॉलिटिकल अप्रोच की बात करेंगे तो इसमें हम गवर्नेंस रिलेटेड पढ़ेंगे, सॉवरेनिटी, ग्लोबल पावर, ये सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल गवर्नमेंट गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशन, रूल्स, नॉर्म्स है जो गवर्न करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, रेजोल्यूशन को, ग्लोबल इशूज से, जैसे कि ट्रेड हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, ये सब एट द इंटरनेशनल लेवल ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीड करेंगी, ठीक है। इनका मेन इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ग्लोबल इश्यूज को ही एड्रेस करना होता है। द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द सॉवरेनिटी ऑफ नेशन स्टेट एंड द लेजिटिमेसी ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इन मेकिंग डिसीजंस दैट अफेक्ट द ग्लोबल कम्युनिटी। सॉवरेनिटी वर्सेस ग्लोबल पावर। अब एक डिबेट ये बोलता है कि जो ये इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इसके कारण से जो ये ग्लोबल पावर्स है, इसके कारण से जो एक स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी डिक्रीज हो रही है, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी हो रहा है, ये बोलता है क्रिटिक, ठीक है। हम्म। बट एक तरफ से जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं, अभी भी स्टिल है सॉवरेनिटी, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन एंड ग्लोबल जस्टिस। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये होता है कि हमें खुद को एज ए सिटीजन ऑफ दिस ग्लोबल वर्ल्ड समझना चाहिए, ग्लोबल कम्युनिटी को हमें एक ही फैमिली समझना चाहिए, ठीक है, अपने आप को किसी स्पेसिफिक नेशन का नहीं समझना चाहिए। और फिलोसोफर जैसे कि मार्था न्यूसाबम, वो बोलती हैं कि ग्लोबलाइजेशन शुड बी गाइडेड बाय अ कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट, जस्टिस एंड इक्वालिटी regardless of national borders. In this approach, global justice means ensuring that economic opportunities, human rights, and basic needs are accessible to all people, especially in poorer or developing countries. Then is cultural approaches to globalization, cultural hybridization. Cultural hybridization का मतलब ये है कि अ, सभी कल्चरल अप्रोचेस का मतलब ये है कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज, वैल्यूज, कल्चर्स, ठीक है। कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि सारे कल्चर्स का अपना अपना एक जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम वेस्टर्न कल्चर के नीचे दब रहे हैं। अमेरिकनाइजेशन एंड कल्चरल इंटीरियरिज्म, बस ये सही है, हॉलीवुड मूवीज, फास्ट फूड चेन्स, ये सब बातें कर रहे हैं। ग्लोबल कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके बाद सोशल अप्रोचेस टू ग्लोबलाइजेशन के, सोशल अप्रोचेस टू ग्लोबलाइजेशन फोकस ऑन how it affects individual communities and social structure, particularly with regard to inequality, migration, and identity. Social inequality and globalization, one of the most critical concern in the social approach is that globalization exacerbates social inequalities both within and between countries. Critics argue that globalization disproportionately benefits wealthy nation and multinational corporations, while poorer and marginal communities face economic exploitation, loss of jobs, environmental degradation. And there is a division between global north and global south. So in short, they are trying to say that they favor global north in place of global south, and there are no equal policies. And there is migration and diaspora, which we will discuss in detail in unit 5. Okay. ग्लोबल आइडेंटिटी एंड ट्रांसनेशनलिज्म, ये भी यूनिट 5 में आएगा। बट इसका क्या मतलब है, माइग्रेशन और डायस्पोरा? माइग्रेशन movement of people from one country to another or within the country, whereas diaspora meaning अगर इंडिया के लोग हैं वो कनाडा, यूएस या किसी और कंट्री में कितने मात्रा में रह रहे हैं, वो होता है डायस्पोरा को पर्टिकुलर कंट्री, जैसे वो इंडिया का डायस्पोरा हो, ठीक है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन डिबेट। ग्लोबलिस्ट होते हैं और स्केप्टिक्स होते हैं। जो ग्लोबलिस्ट बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो अच्छा है,
और जो स्केप्टिक्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन जो है वो बुरा है, वो स्टेट की सोवरेनिटी को हर्ट कर रहा है, वो ऐसा बोलते हैं। अब जो ग्लोबलिस्ट हैं ये उनके व्यूज दिए हुए हैं, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। होपफुली आपने वो वीडियोस देखे होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वन। उसके बाद आती है लिबरल अप्रोच टू स्टडी ग्लोबलाइजेशन। ये पिछले यूनिट में जब मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें लिबरल अप्रोच नहीं करवाई थी मैंने। तो लिबरल अप्रोच का मतलब ये होता है कि ओपन टू ऑल। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली ओपन कर दो, सभी को फ्री ट्रेड करने दे दो। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगा तो लोग लड़ाई भी कम करेंगे, कि ऐसा बोलते हैं। Liberal believe that increased trade and investment across border led to mutual economic benefits. As countries become more economically interdependent, the likelihood of conflict decreases because cooperation become more profitable than war. फ्री मार्केट होगा, फ्री ट्रेड ट्रेड होगा। उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये एसेंशियल है क्योंकि ये हेल्प करते हैं अच्छे से काम हो जाए, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद डेमोक्रेसी और गवर्नेंस की बात करते हैं कि वो सेपरेट करता है डेमोक्रेटिक आइडियाज को रूल ऑफ लॉज को। As state interact more with international community, they are influenced by global norm and pressure for accountability. और इससे कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, रिस्पेक्ट फॉर एक दूसरे के कल्चर इंक्रीज होगा, और टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो रहा है तो एजुकेशन हेल्थ सब सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होगा। ये इसका था। ठीक है, तो प्लीज आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद रेडिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन। रेडिकल अप्रोच फोकस करती है इनहेरेंट इनक्वालिटीज के एक्सप्लॉइटेशन पर, पावर डायनेमिक्स पे, जो ग्लोबलाइजेशन देता है। ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो एक न्यूट्रल प्रोसेस नहीं है, बट वन ड्रिवन बाय डोमिनेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड स्ट्रक्चर दैट डिस्प्रोपोर्शनलिटी बेनिफिट सर्टेन ग्रुप्स व्हाइल मार्जिनलाइजिंग अदर। वो बोलते हैं कि इससे एक को फायदा होता है लेकिन इससे दूसरों को नुकसान ही होता है। Key concepts of radical approach to globalization: global capitalism and economic exploitation. Radical theorists argue that globalization is fundamentally driven by expansion of global capitalism. मतलब ये सिर्फ कैपिटलिस्ट के द्वारा किया गया है, एमएनसी के द्वारा किया गया है, पर इससे जो वेल्दी नेशन है वही डोमिनेट करेंगे, लेकिन जो पुअरर नेशन है, जो मार्जिनल ग्रुप है, दे विल बी एक्सप्लॉइटेड, ऐसा वो बोल रहे हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, नियो कॉलोनियलिज्म इस कंसेप्ट को वो बोलते हैं। ग्लोबल क्लास स्ट्रगल होगा, जो ग्लोबल साउथ के नेशन है उनको अपना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। कल्चरल इंपीरियलिज्म होगा, होमोजेनाइजेशन होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रेजिस्टेंस, एंटी ग्लोबलाइजेशन, तो ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेडिकल अप्रोच। तो होपफुली आपको यूनिट वन समझ आ गया हो। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट यूनिट। इसमें इंटरनेशनल डायस्पोरा वगैरह वाली बात आई थी, तो हम पहले वो वाले यूनिट करेंगे जो कि है यूनिट फाइव, जिसमें बात की गई है इंटरनेशनल माइग्रेशन और डायस्पोरा के। ओके, so there are two topics: global social movements and international migration. Where we are going to discuss about international migration. International migration में what is international migration? Migration is considered as both cause and consequence of globalization, and patterns of migration, push and pull factor, इसमें सब included है। So, starting with what is international migration, it is all about movement of people across the border, that is from one country to another, right? So, migration is considered as both cause and consequence. How? So, firstly, as a cause, causes कारण क्यों है? So, starting from the migration जो है, वो cultural exchange. जब if a person is traveling from, if a person is traveling or shifting from India to some other country, so he or she must carrying their culture, their language with them, right? To the uh, another country, right? So अब वहां पे क्या होगा, वो कल्चर स्प्रेड होगा, जिसके कारण से क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है ना, हम वहां की कुछ चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ से कुछ छोड़ के आ रहे हैं, डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इससे लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता लगेगा, कल्चर एक्सचेंज हो शुरू होएगा, जिससे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर वेयरिंग बनारसी साड़ी, राइट, और अगर हम फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो दे विल दे न्यू कि ऐसा भी कुछ कल्चर है बनारसी साड़ी का है,
सो उसको उससे हमारे लोकल कल्चर का पता लगेगा, कल्चरल एक्सचेंज स्टार्ट होंगे, जिससे ग्लोबलाइजेशन फर्क पड़ेगा। राइट। उसके बाद रेमिटेंस, मतलब ये होता है कि अगर कोई इंडियन है वो अब्रोड गया है, अमेरिका गया है, कनाडा गया फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, वहां पे जाके वो पैसा कमा रहे हैं ना, वो अर्न कर रहे हैं, अब कुछ पैसा घर पे भी भेजेंगे, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। अब जो रेमिटेंस है वो घर पे भेज रहा है, तो ये क्या हो गया, पैसा जो घर भेज रहा है, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। और डायस्पोरा का मतलब होता है कि इंडिया के लोग कितने फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, इट्स कॉल्ड इंडियन डायस्पोरा। अब ये भी मानना चाहते हैं कि माइग्रेशन से ह्यूमन राइट, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, ये सब चीजें सेपरेट होती हैं। उसके बाद अब ये तो कारण है ग्लोबलाइजेशन की, क्यों? क्योंकि लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता लग रहा है, डाइवर्सिटी के बारे में पता लग रहा है, रेमिटेंस अगर हम वापस अपने देश में भेज रहे हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण है, जिससे हम उस देश से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकल जाए, माइग्रेशन, अगर अब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो, माइग्रेशन आप, जिससे ग्लोबलाइजेशन जो है इसका रिजल्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्रिएटेड और वाइडेंड बाय ग्लोबलाइजेशन पुश पीपल टू सीक बेटर लाइफ अब्रॉड। अब यहाँ पे जो है जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे गैप बिटवीन रिच और पुअर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पीपल प्रेफर कि वो फॉरेन जाएंगे, वहाँ पे बेटर अर्निंग करेंगे और घर पे वापस भेज देंगे पैसा। ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांस है, कम्युनिकेशन एडवांस है, जिसकी वजह से दे न्यू की हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, राइट। और ओपन मार्केट है, लेबर माइग्रेट कर रहा है, फिर रिजल्ट निकल रहा है माइग्रेशन। ठीक है। बाकी आपको इतना ही पता होना चाहिए कि माइग्रेशन इज कोज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन और ये पैटर्न, इकोनॉमिक माइग्रेशन का मतलब ये है कि ग्लोबल साउथ के लोग ग्लोबल नॉर्थ में जा रहे हैं, मतलब डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री के लोग डेवलप्ड में जा रहे हैं, यानी कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन जा रहे हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक माइग्रेशन, क्योंकि वो क्यों जा रहे हैं? स्टेबल एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, बेटर पेइंग जॉब्स के लिए जा रहे हैं। ठीक है। जिसके कारण से वो रेमिटेंस घर पे वापस लेके आएंगे और सपोर्ट करेंगे अपनी फैमिलीज को और नेशनल इकोनॉमी। रिफ्यूजी मूवमेंट ये होता है जब कोई वॉयलेंस हो रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे हमले किए जा रहे हैं, जैसे रोहिंग्यास पे हो रहे थे, या फिर जैसे श्रीलंका में सिंथालास के ऊपर हो रहे थे, तब वो किसी और देश की शरण में जाते हैं, तो प्लीज आप हमें वहां से बचा लीजिए, जैसे सीरियंस फ्लिंग टू यूरोप, रोहिंग्यास टू बांग्लादेश, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है। लेकिन रिफ्यूजी को लीगल चैलेंज भी फेस करने को पड़ता है और लैक ऑफ प्रोटेक्शन भी। तो बस ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि जो एक देश है, जो देश का यंग यूथ है, जो देश का, चाहे वो एजुकेटेड या फिर जो स्किल्ड इंडिविजुअल हो, वो अपना देश छोड़ के डेवलप्ड नेशंस में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है उनको वहां से बेटर पैसा मिलेगा, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी बेटर होंगी। तो इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन होना। इससे लॉस ऑफ टैलेंट हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्चर्स, राइट। उसको हम ब्रेन गेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ माइग्रेट रिटर्न विद स्किल्स एंड कैपिटल। रेमिटेंसेस पैसा वापस भेजना फैमिली को, और मेजर रोल प्ले करता है नेशनल इकोनॉमीज में, स्पेशली जो इंडिया, मैक्सिको को रेमिटेंस मिलती है, ऐसे कंट्री। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड चैलेंजेस। माइग्रेंट्स जो होते हैं उनके ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? माइग्रेंट, स्पेशली रिफ्यूजी एंड अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स आर ऑफन डिनाइड बेसिक राइट्स, जैसे उनको अगर काम कर रहे हैं तो पूरा वेजेस नहीं मिलेगा, हेल्थ केयर, एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिलेगा, लीगल प्रोटेक्शन, या फिर अगे लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। तो ऐसा सब। उसके बाद xenophobia एंड डिस्क्रिमिनेशन। xenophobia का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर देश के लिए हेट्रेड वाला फीलिंग होना। ठीक है। जैसे सपोज इंडियंस को अफ्रीकन, सॉरी, जैसे अफ्रीकन्स को ब्लैक बोला जाता है, तो ये एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप या प्रिजुडाइज है फॉर दैट पीपल, और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, राइट। तो ये सब चीजें हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, वो उनकी जॉब स्टील कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं क्राइम रेट, नेशनल सिक्योरिटी में थ्रेट है, ऐसी सारी चीजें। तो सोशल एक्सक्लूजन, मेंटल ट्रॉमा, इनइक्वालिटी, ये सब चीजें फेस की जाती हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इंटरनेशनल माइग्रेशन? रेमिटेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाती है, स्किल इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल नेटवर्क, रिटर्न माइग्रेंट ब्रिंग्स इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल नेटवर्क। और जो कंट्री में जाता है, ये होती है होस्ट कंट्री, और ये होती है रिसीविंग वाली कंट्री। ठीक है। वहाँ पे लेबर शॉर्टेज की कमी पूरी हो जाती है,
टैक्स सिस्टम और सोशल कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्स सिस्टम और सोशल सिक्योरिटी में। कल्चरल डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, इनोवेशन इंक्रीज होता है। उसके बाद नेगेटिव क्या होता है? ब्रेन ड्रेन कारण होता है। ठीक है, इमोशनल और सोशल स्ट्रेस, मे बी वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाए, मे बी वहाँ पे सेक्स रेशियो चेंजेस हो जाए। ठीक है, कि ज्यादातर यंग मेल्स ही जाते हैं ऐसे लिए। उसके बाद रिसीविंग कंट्री में xenophobia और कल्चरल टेंशन राइज हो सकती है, अनसेफ कंडीशन, पब्लिक सर्विसेज जो है मे बी स्प्रेड। सही, इसका कंक्लूजन है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स और डीपली ह्यूमन प्रोसेस है जो कि होप, नेसेसिटी और ग्लोबल इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड। इसके बेनिफिट्स भी है लेकिन इसके कुछ एक कॉन्सिक्वेंसेज भी है। फॉर माइग्रेशन टू बी ट्रूली बेनिफिशियल, fair international policies, human rights protection and inclusive societies must be created। ठीक है, अब वो तो था इंटरनेशनल माइग्रेशन के ऊपर। अब एक देश से दूसरे देश लोग जा रहे हैं। अब सपोज ए कंट्री है, ए कंट्री से बी कंट्री में जा रहे हैं, तो मतलब इमिग्रेशन यहाँ पे जा रहे हैं ना, तो ये कंट्री होगी इमिग्रेंट। जो इमिग्रेशन हो रही है इस कंट्री में, और जो बंदा होगा उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। राइट, और यहाँ से क्या हो रहा है? एमिग्रेशन, बाहर जा रहे हैं, ई से एग्जिट, ई से बाहर, आई से इन, आई से इमिग्रेशन। राइट, अब ग्लोबल एरा में माइग्रेशन का क्या रोल है? सेम आएगा। इमिग्रेशन क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस है जिससे डेमोग्राफिक चेंजेस आते हैं कंट्री में, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, लेबर मार्केट सपोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे इंडियन सॉफ्टवेयर सिलिकॉन वैली में, फिलिपिनो नर्सेज इन यूके। उसके बाद इंक्रीज करेगा, क्या करेगा? इंक्रीज नेशनल इकोनॉमीज, रेमिटेंस वापस भेजेगा। और रेमिटेंस वापस भेजेगा और जिस कंट्री में जाएगा वहां से रिवेन्यू भरेगा, कंज्यूमर बेस इंक्रीज होगा, पब्लिक पेंशन सिस्टम, ये सब चीजें। रेमिटेंस $600 बिलियन की थी, यूएस डॉलर की, पिछले साल, जिसमें से हाईएस्ट अमंग थी इंडिया, मैक्सिको। राइट, cultural and social engagement, cultural exchange and diversity. Immigrants introduce new language, cuisines, festivals and traditions. Diverse society needs to be more creative and innovative, blending into different cultures. उसके बाद building cosmopolitan society. Cosmopolitan का मतलब ये होता है ग्लोबल सिटी बन जाना, जैसे कि टोरंटो, लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन के अमंग। और वहाँ के सिटीजन को जो इमिग्रेशन है वो कंट्रीब्यूट करता है आइडिया ग्लोबल सिटीजनशिप, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे देशों के लोग एक साथ रह रहे होते हैं। राइट, समझ में आया? बिल्डिंग कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटीज। कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटीज का मतलब ये होता है डेवलपमेंट ऑफ सिटीज और कंट्रीज एज दे आर अ ग्लोबल प्लेस। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उस देश के लोग वहां पे रह रहे हैं, पीपल फ्रॉम वेरियस कल्चर, वेरियस नेशंस आर देयर। राइट, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, डायस्पोरा डिप्लोमेसी, ट्रांसनेशनल नेटवर्क जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। Indian diaspora play a vital role in reshaping India's relation with US, UK, and Gulf countries, global trade and investment. Immigrants often act as bridge for international trade and entrepreneurship. Many startup tech companies in developed countries are founded by immigrants. Humanitarian role and human rights, refugee protection and global responsibility. Immigration includes forced migration, people fleeing war, persecution, or climate disasters. Accepting refugees show a country commitment to human rights and international law. Migrant rights and challenges, legal and migrants में भी ये सब फेस करें, बट उनको ये सब फेयर वेजेस पे हाउसिंग देना, एक एज इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन का एक्ट होना चाहिए। चैलेंजेस क्या है? xenophobia, पॉपुलिज्म, ये जो हमने अभी पढ़े। इंटीग्रेशन एंड कोहिजन, मे भी वहां पे उनको सेग्रीगेशन कर दिया। सेग्रीगेट मतलब होता है ये मेन पॉपुलेशन है जो वहाँ ऑलरेडी रह रही है, और ये वो लोग हैं जो इमिग्रेंट्स है वहां पे, तो मे बी ये सोशल एक्सक्लूडेड फील करें वहां के लोगों से। ठीक है, आइसोलेटेड हो जाए। ठीक है, फॉर एथनिक एनक्लेव्स और गेटोस में उनको रखा जाए, ऐसा ऐसा सब। Border control and security. Immigration poses challenges related to border security, undocumented migration, and human trafficking. Countries must balance national security with human rights obligations. Migration is a two-way process. Immigration benefits both sending and receiving countries, but also requires well-managed immigration policies, migrant rights, and integration and awareness. ये एक पावरफुल ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डाइवर्सिटी और ग्लोबल यूनिटी का, और ये होप्स एंड एस्पिरेशंस पे बेस्ड होता है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन एंड ह्यूमन माइग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस बाय व्हिच नेशंस, बिजनेस एंड पीपल become more connected and interdependent through increased economic
पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज, ये सब हमने पढ़ लिया। ह्यूमन माइग्रेशन क्या, वो भी देख लिया। इंटरनल है, विद इन अ कंट्री, इंटरनेशनल, अक्रॉस नेशनल बॉर्डर, लेबर माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फोर्सेबल रिफ्यूजी, असाइलम के लिए जो लोग जा रहे हैं। ठीक है। अब हाउ ग्लोबलाइजेशन ड्राइव्स माइग्रेशन, क्यों ग्लोबलाइजेशन के कारण हो रही है? बिकॉज इकोनॉमिक फैक्टर है, जॉब के लिए, वेज के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आप लोगों को पता चल रहा है कि बाहर उनके लिए बेटर ऑप्शन है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो इजिली जा भी सकते हैं। कल्चरल एक्सपोजर है, ठीक है, मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन सिस्टम एक्सपोज पीपल टू लाइफ इन अदर कंट्रीज, रेजिंग एस्पायरेशन एंड डिजायर टू माइग्रेट। लोगों की एस्पायरेशन इंक्रीज हो रही है बिकॉज वो देख रहे हैं मीडिया पे कि उनके लिए क्या बेटर है, क्या नहीं। ठीक है। उनको लग रहा है कि उनके जो वैल्यूज हैं वो वहां पे उनको बेटर पड़ेगी, इसलिए। देन इज पॉलिसी एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अब ओपन बॉर्डर पॉलिसीज है कि ईयू के जो मेंबर्स हैं, वो जो 27 ग्रुप कंट्रीज का ग्रुप है, वहां पे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, उनको वीजा की जरूरत नहीं है। ठीक है, वीजा फ्री ट्रैवल, फ्री ट्रेड एरिया, तो ये इनहांस करते हैं फर्दर उस चीज को। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, माइग्रेशन ऑफ fill labor gaps in sector like construction, caregiving, and agriculture. They contribute taxes, start business, and increase demand in host countries. Okay. Next is remittances. ये अभी हमने पढ़ाई है कि migrants send billions home every year. In some countries, example Nepal, the Philippines, El Salvador, the remittances are a significant part of GDP. रेमिटेंस से क्या होता है? पॉवर्टी डिक्रीज होती है, एजुकेशन को फंडिंग मिलती है, सपोर्ट करता है लोकल इकोनॉमी। उसके बाद आता है कल्चरल ब्लेंडिंग। कैसे हेट्रोजेनिटी हो जाती है सारी कंट्रीज में टू होस्ट नेशन, एंड विच करता है ग्लोबल कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को, फ्यूजन फ्यूजन मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज जैसा सब। नेगेटिव इज ब्रेन ड्रेन, इंटीग्रेशन स्ट्रगल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइजिंग नेशनलिज्म, जिसके कारण से अभी आपने देखा भी होगा यूएसए में अभी बहुत सारे, यूएसए में जो है क्रॉस बॉर्डर, पहले माइग्रेशन बहुत इजीली होता था, मैक्सिको से लोग यूएसए एंटर कर जाते थे फ्रॉम दी बॉर्डर, लेकिन अभी वहां पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। और आपने देखा भी होगा कि अभी उन्होंने बहुत सारे जो अपने लोग हैं जो वहां पे इलीगली गए हुए हैं, उनको वापस भी उनके उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज में भेजा गया है। और वो भी कैसे भेजा गया है? ऐसा भेजा गया है कि उनके हाथ जो है वो बांध के, पैर बांध के भेजा गया है, जैसे कि वो अपराधी हो। वैसा तो राइजिंग नेशनलिज्म यही है कि as migration increases, some countries react with tighter border controls, anti-immigration policies, and populist politics. Right? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि जो माइग्रेंट वर्कर होता है, मे बी वो अंडरपेड रह जाए या लैक लीगल प्रोटेक्शन, और मे बी उसको अनसेफ एरिया में काम करना पड़े। अब केस स्टडीज क्या है ग्लोबलाइजेशन की और माइग्रेशन? गल्फ स्टेट्स हैं जैसे कि यूएई है, कतर है, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है साउथ एशिया के लेबर पे फॉर कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस। माइग्रेट्स ऑफन फेस harsh conditions under the कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम। उसके बाद ईयू के जो लोग हैं, अब देखो, जो ये यूके है, सॉरी जो यूरोप है, अब जो ये यूरोप है इसका नॉर्थ ईस्ट साउथ, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट। जो वेस्टर्न पार्ट है वो ज्यादा डेवलप्ड है, मेरा ईस्टर्न पार्ट जो है वो लेस डेवलप्ड है। तो लोग क्या करते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप से वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप जाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि वहां पे वीजा फ्री एंट्री होती है। तो इससे कुछ बैकलैश भी आते हैं, सोशल बैकलैश आते हैं। तो क्या पर कुछ इकोनॉमिक गेम्स भी होते हैं, जैसे पोलैंड से लोग जर्मनी जाना प्रेफर करते हैं या फिर यूके। और इससे से अभी ब्रिटेन ने एग्जिट लिया है, तो ब्रेक्सिट डिबेट्स जो है बहुत आजकल पॉपुलर है। ठीक है। ब्रिटेन ने ईयू से एग्जिट लिया, जिससे जिसको ब्रेक्सिट बोला जाता है, मतलब ब्रिटेन एग्जिट, बीआर इज ब्रिटेन एग्जिट। ठीक है। वेनेजुएला है, वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, तो बहुत सारे रिफ्यूजी जो थे कोलंबिया, ब्राजील गए। कंक्लूजन ये है कि ग्लोबलाइजेशन एंड ह्यूमन माइग्रेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। ग्लोबलाइजेशन अनेबल करती है और एक्सेलरेट करती है माइग्रेशन बाय श्रिंकिंग द वर्ल्ड, while human migration drives globalization by spreading people, ideas, labor, and culture across borders. While this relationship brings great opportunities, it also raises
significant economic, social, and political challenges that must be addressed through inclusive, humane, and coordinated policies. तो होपफुली आपको माइग्रेशन वाला होल कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अभी आपको मे भी लग रहा होगा कि ये बहुत फास्ट हो गया है या फिर ये बहुत स्लो हुआ है, क्योंकि दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक बार आप नोट्स पे गो थ्रू करोगे तो तुम्हें सब याद ही होगा ऑलरेडी। ये बेसिक चीजें थी, ओके। पुश फैक्टर पुल फैक्टर तो पता है ना, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, कंटेक्ट पॉवर्टी, वैसे तो वो बीच में सब डिस्कस हो ही चुका है, अब एज डिफरेंट हेडिंग नहीं था वो वार्तालाप। अब उसके बाद आता है हमारे पास इसका एक टॉपिक है ग्लोबल सोशल मूवमेंट। ये मैं नहीं पढ़ा रही क्योंकि ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, और ग्लोबल सोशल मूवमेंट में वो कौन सी मूवमेंट लेके आ जाए वो हमें भी पता है, और वो सिलेबस में आज सच कुछ मेंशन भी नहीं है। ये टॉपिक लीव कर रही हूँ, इंटरनेशनल माइग्रेशन इसका करवा दिया। वैसे भी पेपर में आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं एज पर पीवाईक्यूज। तो अगर एक टॉपिक छोड़ भी गए तो बाकी 9 तो करोगे, मे भी 2 टॉपिक और भी छोड़ दो तो 7 तो करोगे, so it doesn't matter, right? फर्स्ट फर्स्ट या फिफ्थ यूनिट हमारा हो चुका है, अभी हम अगला यूनिट पे जाएंगे। ठीक है। अब फोर्थ यूनिट हम करें। अब हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है, हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ लिया, राइट। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, जिसके कारण से माइग्रेशन भी हो रहा है लोगों का। अब लोगों का ग्लोबलाइजेशन हुआ, माइग्रेशन भी हो गया। माइग्रेशन तो हो ही रहा है, लोगों को ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है। बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि स्टेट है ना जो, वो सॉवरन नहीं है। सॉवरन का मतलब होता है वो डिसीजन जो है इंडिपेंडेंटली नहीं ले पा रहा है, राइट। स्टेट जो है वो डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं ले पा रहा है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पर दबाव डालती है तो वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। और पहले जो था कि स्टेट ओरिएंटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन अब मार्केट ओरिएंटेड है। उसका क्या मतलब है, राइट। तो ये अब हम सभी यूनिट में पढ़ेंगे, सॉवरन स्टेट इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। मैंने यूनिट 5 इसलिए पहले करवाया क्योंकि यूनिट 1 में डायस्पोरा और माइग्रेशन का लिटिल कंसेप्ट था, जो मैंने कहा था कि आप यूनिट 5 में पढ़ोगे, तो मैंने यूनिट 5 में वो साथ ही साथ पढ़ा दिया, राइट। तो अभी बोला जाता है कि स्टेट जो है वो सॉवरन कम है ग्लोबलाइज वर्ल्ड में। तो हम इसको पढ़ेंगे, पॉलिटिकल डायमेंशन शिफ्ट फ्रॉम स्टेट टू मार्केट। इसमें हम इन सारी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, एमएनसी की बात करेंगे, टीएनसी की बात करेंगे, दैट इज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। मार्केट कैसे शिफ्ट हो रही है स्टेट टू मार्केट, और नियो लिबरल क्या होता है, एलपीजी क्या था, डीरेगुलेशन, ये सब पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद, अब हमारा यूनिट है सॉवरेनिटी कम हुई है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। तो सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन को ही पढ़ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? So globalization is the process of growing interconnection between countries through trade, technology, communication, culture, and migration. The main features हैं free flow of goods and services across borders, increased foreign investment, spread of information and ideas, cultural exchange या culture heterogeneity या hybridization, global digital network। अब ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसे कि जॉब्स बढ़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ग्लोबल गुड्स हमें मिल रहा है, ग्लोबल ब्रांड्स मिल रहे हैं, नॉलेज शेयर हो रही है थ्रू टेक ट्रांसफर और ऑनलाइन शेयरिंग, और इंटरनेशनल कॉपरेशन भी बढ़ रहा है, जैसे कि G20 या पेरिस एग्रीमेंट के तहत आप देख सकते हो। नेगेटिव क्या है? लोकल इंडस्ट्रीज को हर्ट हो रहा है क्योंकि चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में आ गए हैं। कल्चर लॉस्ट हो रहा है क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन के अंदर सब दब रहा है। इनइक्वालिटी बढ़ रही है, रूरल और अर्बन डिवाइड इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिसी, वर्ल्ड बैंक का या आईएमएफ का बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है ऑन की स्टेट कौन से रूल्स बना रही है रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो बिल क्लिंटन ने एक बोला था कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ रियलिटी। ग्लोबलाइजेशन ये नहीं कि आपकी चॉइस है या नहीं है, कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं है, ये एक सच्चाई है और आपको इसको अडेप्ट करना है स्मार्टली, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ रियलिटी, बाय बिल क्लिंटन। उसके बाद आता है सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी में आप देखोगे कि सॉवरेनिटी इज सुप्रीम पावर ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, मेक लॉज, कंट्रोल बॉर्डर्स एंड मैनेज इंटरनल अफेयर्स।
देन इज अब इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब क्या, विद इन स्टेट, एक्सटर्नल आउटसाइड स्टेट मतलब एट इंटरनेशनल लेवल, लीगल मतलब टू मेक लॉज, पॉलिटिकल मतलब ओवर पॉलिटिकल डिसीजन। तो सॉवरेनिटी क्या करता है, इंश्योर करता है नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ को। उसके बाद अलाउज फ्रीडम इन पॉलिसी मेकिंग, बिल्ड नेशनल आइडेंटिटी एंड प्राइड, हेल्प प्रोटेक्ट कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज। अब सोर्स ऑफ सेट क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ रूल्स लिमिट national decisions, MNCs and big tech influence on economy and data, cultural globalization erode local language, global crisis country forced to follow global norms, example COVID-19 measures. उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन जो है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन है वो इरोड कर रही है सॉवरेनिटी को एक नेशन स्टेट की, कैसे देखिए। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा। या जस्ट अ सेकंड। हम्म। अब व्हाट इज सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब यही होता है कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी है स्टेट की कि वो कानून बना सके। ठीक है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट ओवर इट्स टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है। विद राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पावर कम अंडर प्रेशर, स्टेट नो लॉन्गर एक्ट इन isolation, they must interact with and often submit to international bodies, global market and transnational actors. What is globalization? Interconnectedness होना, it includes the movements of good capital people, international institution का rise होना, influence of global media technology and MNC। अब सॉवरेनिटी की टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी इफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है उससे कैसे सॉवरेनिटी जो है वो इफेक्ट हुई है। अब सबसे पहले आप देखो कि उन्होंने हमें बोला था कि ग्लोबलाइजेशन, इसमें क्या क्या आपको क्वेश्चन लग रहा है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद आ रहा है इरोडेड द सॉवरेनिटी किसकी, ऑफ नेशंस की। ये तीन चीजें बतानी है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या, उसके बाद सॉवरेनिटी क्या है, ये अलग चीज है। उसके बाद नेशन स्टेट अलग चीज है। उसके बाद इरोड की है सॉवरेनिटी, वो एक अलग चीज है। हमने सबसे पहले बता दिया ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद बता दिया सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी किस तरह से इरोड हुई है, अब हम वो पढ़ेंगे पहले, और कौन से अप्रोचेज हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, सॉवरेनिटी पढ़ लिया, अब कौन सी इरोड हुई है सबसे पहले वो पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सॉवरेनिटी सबसे पहले ये इरोड हुई है, क्योंकि अब IMF आ गया है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, वर्ल्ड बैंक आ गया है। तो कैसे है देखिए, ग्लोबलाइजेशन जब इनकरेज करता है फ्री ट्रेड को, डीरेगुलेशन को, मतलब कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं रखो ना, खुला आने जाने दो प्रोडक्ट्स को मार्केट में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। पर और वो क्या करता है, बट इट ऑल्सो लिमिट नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज, एग्जाम्पल सब्सिडी बैन, टैरिफ टैक्स, फोर्सेस स्टेट टू अलाउ IMF और WTO रूल्स। अब अगर आप बात करेंगे 1991 में इंडिया में फॉलो किया था LPG, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था, वो रिजल्ट था IMF की कंडीशन था उसका, क्योंकि इंडिया को उससे लोन चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। तो ऐसे हमारी स्टेट ने जो है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी लूज की। इकोनॉमिक सॉवरेनिटी में आता है, उसमें क्या बोला जाता है, लिमिट करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज को, फोर्स करता है कि IMF और WTO को रूल फॉलो करो। 1991 की जो IMF बेल आउट की कंडीशन थी कि हमें LPG फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम, national policies now shaped by international treaties and global norms. Supranational bodies like EU make binding laws for member countries. National policies now shaped by international treaties and global norms. Supranational bodies like EU make binding laws for member countries. Greece could not unilaterally manage debt due to EU imposed austerity या conditions. कल्चरल सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि वेस्टर्नाइजेशन हर जगह आ रहा है, मैक वर्ल्ड खुल रहा है, मैकडोनल्ड्स, ये सब जगह फैल रहा है।
ट्रेडिशनल ड्रेस, लैंग्वेज सब चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, ग्लोबल टेक फॉर्म्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि अगर अब साइबर सिक्योरिटी का भी थ्रेड है, और दूसरे से अगर एक कंट्री में इलेक्शन होता है ना, तो एक फेसबुक, इंस्टाग्राम ये ह्यूज रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें स्टेट की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकती है ना, इट वर्क्स विदाउट स्टेट रिस्ट्रिक्शन या रेगुलेशन। तो टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी भी इसमें लूज कर दी है, मेटा, गूगल। उसके बाद अब तीन पर्सपेक्टिव आते हैं। हाइपर ग्लोबलिस्ट बोलते हैं कि सॉवरेनिटी अब मर चुकी है, अब ग्लोबल मार्केट का रूल है। स्केप्टिक बोलते हैं नहीं, ग्लोबलाइजेशन ने ग्लोबलाइजेशन इज अनइवन, स्टेट स्टिल पावर। वो बोलने की नहीं, ग्लोबलाइजेशन है अभी, अनइवन है, लेकिन वो अभी भी स्टेट पावरफुल है। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट बोलते हैं कि सोवरेनिटी जो है वो इवॉल्व कर रही है, अभी भी है लेकिन खत्म नहीं हुई है, ठीक है, और ना खत्म हो रही है। तो इसमें से ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट जो है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सोवरेनिटी इज स्टिल देयर, इट्स नॉट इरोड। अब हाइपर ग्लोबलिस्ट या ग्लोबलिस्ट आप बोल रहे हो, उन्होंने बोल दिया कि सोवरेनिटी खत्म हो चुकी है मार्केट। कैप्टिक्स ने बोला नहीं, सोवरेनिटी जो ग्लोबलाइजेशन है वो होने वाला है, स्टेट अभी भी पावरफुल। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट बोल रहे हैं कि सोवरेनिटी इवॉल्व कर रही है, इरोड नहीं हो रही। अब एग्जांपल्स, ठीक है, यू एंड सोवरेनिटी लूज, ये इनके थ्री व्यूज थे, एंड वी गो विद ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। अब एग्जाम्पल हमने जो पढ़ा कि कैसे लूज हुई है, अब हम और एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ईयू और सॉवरेनिटी लूज, 27 नेशन का है यूरोपियन यूनियन, यूरो वो कॉमन कहता है। तो अगर किसी कंट्री को कोई रूल बनाना पड़ रहा है तो उससे पहले देखना पड़ता है कि वो ओवर रूल ना कर दे ईयू के लॉज। तो इससे जो एक कंट्री है, अगर वो इमिग्रेशन, ट्रेड, इन्वायरमेंट पे कोई कानून बनाना चाहती है तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं बना पा रही है। ये आपको एग्जाम्पल भी दे रखी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड ट्रेड सॉवरेनिटी, जो डब्ल्यूटीओ है वो इंटरनेशनल ट्रेड पे बनाता है, रूल्स बनाता है, जिसमें वो बोलता है कि आप टैक्सेस नहीं बढ़ा सकते हो फॉरेन प्रोडक्ट पे, कि आप अपनी कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो बूस्ट करना चाहते हो, आप एक सर्टेन अमाउंट की टैरिफ पे रख सकते हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है। उसके बाद आईएमएफ लोन देता है कंट्री को फाइनेंशियल क्राइसिस में, पर स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है, कट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिड्यूस सब्सिडीज, प्राइवेट पब्लिक कंपनीज, ठीक है। तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है। 1991 की एलपीजी आप इसमें देख सकते हो। अब इसके बाद आता है ग्लोबल टेक कंपनीज एंड साइबर सिक्योरिटी, ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। Companies like Facebook, Meta, Google, Twitter, Amazon are global giants. They operate across border and collect personal data, influence elections, and spread information. Why does this reduce sovereignty? National government often cannot control what does these companies do. For example, in 2021 इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को बोला था कि आप कुछ वीडियोस डिलीट कर दो, पर ट्विटर ने उसको रिफ्यूज कर दिया और डिलीट कर दिया, बिकॉज उन्होंने बोला कि ये लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो वायलेट करेगा। ये नेशनल सिक्योरिटी पे एक डिबेट है। अब सॉवरेनिटी प्रोटेक्टेड भी है सर्टेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल चाइना, क्योंकि चाइना कंट्रोल करते हैं उनके लोग क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे और क्या खरीदेंगे, क्योंकि दे हैव देयर ओन सोशल मीडिया, वीडियो ऐप, सर्चिंग, राइट। व्हाई इज दिस स्पेशल? अनलाइक मोस्ट कंट्री, चाइना इज प्रोटेक्टेड इट्स सॉवरेनिटी। क्यों? उन्होंने टेक कंपनी को बैन कर दिया, कीप कंट्रोल अपनी इकोनॉमी पर रखते हैं, लॉज बनाते हैं। जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा था उन्होंने पार्ट लिया वर्ल्ड मार्केट में, लेकिन उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को भी मेंटेन करके रखा। जब कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था तब लोगों को आजादी मिल गई, देशों को, कि आप अपनी मर्जी से अपने लॉज बनाओ, अपने कानून बनाओ। तब हमने डब्ल्यूएचओ की वेट नहीं की थी कि डब्ल्यूएचओ कहेगा ऐसा करो तो ऐसा आप अपने देश को प्रोटेक्ट करोगे। इंडिया ने अभी कोवैक्सीन या कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को है जो अप्रूव किया और इम्पैक्ट हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर, फॉरेन पॉलिसी सॉवरेनिटी। अब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, वेस्ट जो है उसने सैंक्शंस भी लगाए, पर उन्होंने बोला नहीं हम तो लड़ाई करेंगे, हम यूज करेंगे। तो इससे पता लगता है कि स्टेट्स आर स्टिल पावरफुल बट देयर फंक्शंस आर इवॉल्विंग। अब दोनों की हमने कॉन्ट्राडिक्शंस पढ़ ली हैं, ठीक है। काउंटर argument, the state is not dead. Despite these pressures, sovereignty is not completely eroded but redefined. State still remains military power है, territorial integrity है, tax and law enforcement है, emergency power है, ठीक है। So, conclusion is globalization has undoubtedly challenged the traditional idea of sovereign nation state, ठीक है, but it's evolving.
खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद आते हैं, इतना समझ आ गया होगा आप सभी को, आई होप। एक सेकंड रुको। हम्म, अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन रोल एंड फंक्शन ऑफ स्पोर्ट। वैसे जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है ना, उसमें सब कुछ आ चुका है, सब कुछ। तो इसमें सबसे पहले आप पार्ट ढूंढो क्वेश्चन के कितने हैं। सबसे पहले हम बताएंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो बस बताओ फंक्शन ऑफ। उसके बाद आप बताओगे ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट। ओहो, एक सेकंड। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट, उसके बाद फंक्शंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फंक्शंस ऑफ स्टेट। अब ग्लोबलाइजेशन क्या लेके आता है, अब मैं फिर से ये रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन ने कैसे स्टेट के रोल्स चेंज कर दिए, पहले स्टेट क्या करता था और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन रोल एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट। अब ग्लोबलाइजेशन, अब उससे पहले स्टेट का क्या, ट्रेडिशनल रोल, रेगुलेटर था, कंट्रोल करता था सारी चीजों को, इंडस्ट्रीज, लेबर, प्राइसेस, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब का प्रोवाइडर। प्लान, 5 ईयर प्लान होते थे इंडिया के, लॉन्ग टर्म प्लान होते, प्रोटेक्टर, मेंटेन करता है लॉ ऑर्डर डिफेंस को, सब्सिडीज देता है, फूड देता है, हाउसिंग देता है। तो रेगुलेटर प्रोवाइडर है, प्लान करता, प्रोटेक्ट करता था, हमें वेलफेयर प्रोवाइड करता। फिर से देखें इसको, देखो, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट क्या करती थी, प्रोवाइड अस विद जॉब अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, प्लान करता था 5 ईयर लॉन्ग टर्म प्लान, हमें प्रोटेक्ट करके रखता था, लॉ बनाता था, ऑर्डर बनाता था, और इन केस ऑफ वॉर वेलफेयर प्रोवाइडर, सब्सिडीज, फूड, हाउसिंग। रेगुलेटर कंट्रोल इंडस्ट्रीज, प्राइजेस, लेबर। हाउ ग्लोबलाइजेशन चेंज दिस रोल फ्रॉम, अब रेगुलेटर था, उससे क्या बन गया, फैसिलिटेटर बन गया। मतलब बस उसने हेल्प करता, पहले ये सब रेगुलेट करता था, अब उसकी फैसिलिटी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। अर्लियर स्टेट कंट्रोल्ड मार्केट, डिसाइडेड प्राइसेस। नाउ स्टेट एक्ट लाइक द फैसिलिटेटर, हेल्पिंग प्राइवेट कंपनीज ग्रो। 1991 के रिफॉर्म ने रिमूव कर दिया लाइसेंस चार्ज, अलाउ करता है प्राइवेट कंपटीशन को, टेलीकॉम, एयरलाइन। ओके। अब वेलफेयर स्टेट मतलब अर्लियर सब्सिडीज प्रोवाइड करता था, ठीक है। अब मार्केट ड्रिवन गवर्नेंस, सर्टेन सब्सिडीज एंड पब्लिक पब्लिक जॉब्स, एनकरेज करते हैं प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया, पीपीपीज इन हाईवे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हाईवेज एंड मेट्रोज, ठीक है। वीकर इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, अब स्टेट मस्ट फॉलो ग्लोबल ट्रेड रूल्स, डब्ल्यूटीओ वाले, can't fully use tariffs or support local industry too much. India had to reduce agriculture subsidies under WTO pressure. Influence of MNCs, अब प्रेशर करती है गवर्नमेंट को एमएनसी, क्यों, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेके आती है, टेक लेके आती है। गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज लाइक लो टैक्स, फ्लेक्सिबल लेबर, नहीं तो वो कहीं और सेटअप हो जाएंगी। एप्पल फैक्ट्री जो इंडिया में सेटअप हो रही है उसके स्पेशल इंसेंटिव। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब उसको क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, पेंडेमिक, से सभी पे भी बात करनी है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की एक एग्जांपल है। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो राइज कर रहे हैं, अब उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। अब इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, बिफोर लाइसेंस राज था, अब लिबरलाइज इकोनॉमी, प्राइवेट को इंक्रीज किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट रन एयरलाइन, प्राइवेट रन एयर इंडिया, गवर्नमेंट प्राइसिंग, मार्केट प्राइसिंग, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, फ्री ट्रेड। challenge created by globalization, inequality, richer got richer, poor still struggling, job security, rise of contract work, gig economy. Job security में GIG economy है. Policy autonomy, less freedom to support local industry. Cultural influence, westernization of values and media. Environmental pressure, MNCs pollute, weak local regulations. New opportunities, state can attract global money, FDIs, investment, e-governance, digital India, global voice, innovations. ठीक है. Neoliberal, state should set back, let market rule. Transformationalist, state is not with just changing. Dependency theory, globalization keep poor countries dependent on which one. तो ये थ्योरी है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने एक थ्योरी और पढ़ी है, राइट, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, हाइपर ग्लोबलिस्ट, स्टैटिक्स और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, की ग्लोबलाइजेशन और सॉवरेनिटी, ठीक है।
अब इसमें हम पैसे की बात कर रहे हैं तो न्यू लिबरलिज्म, ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, डिपेंडेंसी थ्योरी। उसके बाद शॉर्ट समरी है कि पहले रेगुलेटर, अब फैसिलिटेटर है, डायरेक्ट प्रोवाइडर, पार्टनरशिप, ये सब बातें इसमें की जा रही। हाँ, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा हो गया, अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा, राइट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये आएगा। अब नेशन स्टेट का कंसेप्ट इसमें आपको बताया गया है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन जो है शिफ्ट कर रही है फ्रेम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम फ्रॉम नेशन स्टेट से मार्केट ड्रिवन। एक्सप्लेन। अब इसी यूनिट का सेकंड पार्ट है ये। अब globalization is one of most important development in modern world. It refers to the increasing interconnections between the countries through trade, technology, information, and people. In past, the international system was mainly based on nation states, each having its own government rules and borders. But today, because of globalization, the power is slowly shifting from nation state to global market and large multinational companies. This change is not just economic; it also affects politics, culture, and even identity. In this answer, हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसका मतलब क्या है क्लियर एंड इजी लैंग्वेज। देखिए, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग नेशनल नेशन स्टेट सिस्टम। अब अ नेशन स्टेट इज अ कंट्री वेयर द पीपल शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर एंड गवर्नमेंट। एक नेशन स्टेट, अब इंडिया है, इंडिया एक नेशन स्टेट है। कैसे? हमारी एक ही आइडेंटिटी है कि हम इंडियन है, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, हम एक ही कल्चर फॉलो करते हैं, भारतीय। गवर्नमेंट हमारी एक ही है, सेंट्रल। अब वहाँ पे छोटे छोटे डाइवर्स कल्चर्स हैं, वो बात अलग है। एट नेशनल लेवल स्तर पे देखो ना, या एक नेशन स्टेट वो होता है कि जो लोग हैं वो शेयर करते हैं कॉमन आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर एंड गवर्नमेंट। एग्जांपल इंडिया, फ्रांस, जापान, एक्सेट्रा, ऑल आर यूएसए, चाइना। इसके बाद सॉवरेनिटी की फीचर्स, बॉर्डर, सिटीजनशिप, इन नेशनल आइडेंटिटी, गवर्नमेंट। सॉवरेनिटी मतलब एक स्टेट जो है उसका बस फुल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, राइट है टू मेक योर border defines geographical boundaries. Citizenship, people are citizens of a country with rights and duties. National identity, shared culture, language, and history. A ruling body that makes law for its people. ग्लोबलाइजेशन के ये मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी। शिफ्ट हो रहा है नेशन स्टेट से ग्लोबल मार्केट। अब ग्लोबलाइजेशन जो चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन चेंजेस लेके आ रहा है नेशन स्टेट से मार्केट में। कैसे? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिड्यूसेस गवर्नमेंट कंट्रोल, एमएनसीज ऑपरेट इन मैनी कंट्रीज, कैपिटल मूव फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर, technology companies connect billion of people. Supranational organizations like World Bank and IMF influence decisions. Real life example of shift. For example, Apple कंपनी है, यूएस की कंपनी है वो, तो यूएस बनाएगी उसके लिए कानून। ग्लोबल मार्केट की क्या पावर है कि एप्पल कंट्रोल सप्लाई चेन इन 50 प्लस कंट्रीज। तो क्या उसको 50 प्लस कंट्रीज गवर्न करेंगे? नहीं, राइट। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ शिफ्ट ये छोड़ दो। हाउ दिस शिफ्ट इफेक्ट द वर्ल्ड, यहाँ से हम ब्रेक करते हैं। अब ये शिफ्ट कैसे हैपन हो रहा है? सबसे पहले लॉस ऑफ सॉवरेनिटी। गवर्नमेंट आर फोर्स्ड टू फॉलो इंटरनेशनल रूल्स। एग्जांपल डब्ल्यूटीओ रूल्स may stop India from supporting local farmers. राइज ऑफ कॉर्पोरेशन लाइक गूगल, अमेजन एंड फेसबुक, जो कि बहुत पावरफुल है कुछ कुछ देशों में, और वो डाटा कनेक्ट कलेक्ट करती है, मार्केट कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक के ओपिनियन। मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज, policies are made to attract investment, not for public welfare. Example, setting environmental laws to allow more industries. इनइक्वालिटी बढ़ रही है, रीचर इज गेटिंग रिचर, कल्चरल एंड आइडेंटिटी चेंजेस। ट्रेडिशनल कल्चर जो है खत्म हो रहा है, अंडर वेस्टर्नाइजेशन, लोकल प्रोडक्ट आर रिप्लेस्ड बाय ग्लोबल ब्रांड्स। नेशन स्टेट still matter. Even the markets are powerful, nation states have not disappeared. They still make laws and collect taxes, military control करते हैं, पुलिस को कंट्रोल करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यूएन में।
हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एक सिंपल कंपैरिजन टेबल है। मेन एक्टर नेशन स्टेट सिस्टम में मेन एक्टर गवर्नमेंट, और ग्लोबल मार्केट में एमएनसीज और इन्वेस्टर्स है। इसका फोकस क्या, वेलफेयर, सिक्योरिटी, लो इसका प्रॉफिट, एफिशिएंसी, कंपटीशन, डिसीजन मेकिंग नेशनल लेवल के होते हैं, ग्लोबल लेवल के होते हैं फॉर कंपनी। उसके बाद कंट्रोल इकोनॉमी, स्टेट प्लानिंग और मिक्स्ड इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, बिजनेस के लिए, इंपॉर्टेंट एंड फिक्स या लेस रेलिवेंट है प्रोडक्ट्स। केस स्टडीज, इंडिया आईटी सेक्टर फॉर एग्जांपल, अब इन्फोसिस, टीसीएस की बात करते हैं तो वो वेरियस ग्लोबल क्लाइंट्स को भी डील करता है। बट जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है उनको ग्रो करने के। ठीक है। पर उनकी जो ग्रोथ है वो मार्केट ड्रिवन, दे फॉलो ग्लोबल रूल्स मोर देन नेशनल रूल्स। उसके बाद कोविड-19 एंड वैक्सीन पेटेंट्स, vaccines were developed by private companies. Even government had to follow their terms for supply. WHO and WTO pushed for patent waivers, but companies resisted. So, what can be done to balance the global market and nation state? Strong national regulation to prevent corporate misuse, global cooperation for climate change, health and peace for trade rules that protect small countries, digital governments को control करना चाहिए, inclusive development होना चाहिए. So in simple words, globalization has changed the rules of world. Earlier, nation states were the kings of international politics. पर अभी जो एमएनसीज हैं वो सब रूल कर रहे हैं। ठीक है। अभी उसी की बात कर रहे हैं फिर से, स्टेट लाइट से मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज बन रही हैं। ठीक है। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी, दोनों। तो हमने इससे अभी सारा यूनिट जो है कवर कर लिया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, एक बार रिपीट पे देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, या जब आप यूज करोगे। एक बार एंड पे मैं आपको पांचों यूनिट का ना 2-2 मिनट में एक ओवरव्यू दे दूंगी हर टॉपिक का, बिना रीड करे हुए, ऊपर ऊपर से बता दूंगी क्या क्या किस किस चीज में बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास भी हमने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है वो सॉवरन स्टेट जो है वो नहीं रही है, अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो चुका है। स्टेट से मार्केट में शिफ्ट आ रहा है। मार्केट में शिफ्ट आ रहा है तो हमने डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, इन सब की बात करी है। ठीक है। अब इंटरनेशनल फील्ड में वर्ल्ड बैंक है। उसके बाद आता है आईएमएफ। इसके बाद आता है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, G20। जैसे ये कुछ एक वो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। अब इस यूनिट 4 में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें एक और टॉपिक भी है, सेकंड टॉपिक, जिसका नेम है, लेट मी सी अ सेकंड, एक सेकंड, या देयर इज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड। ये मैंने छोड़ा है। बाकी यूनिट 3 में हमने सब कुछ कवर किया, यूनिट 5 में हमने एक टॉपिक कवर किया और यूनिट 4 में दो करेंगे। ठीक है। तो इन टोटल आपको पूरे सिलेबस में से मैं दो टॉपिक छुड़वा रही हूँ, एक 4.2 और एक 5.1। अगर आपको कुछ करना हो तो यू कैन डू, इट्स योर चॉइस। तो मैं ये कवर कर रही हूँ, मैंने आपको बता दिया, राइट। आई गेस ये वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो या हम अभी देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आ रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सब आ रहा है। ठीक है। और ये कैसे शेप करे है ग्लोबलाइजेशन को, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को, अब हमने इसमें ये पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको दो दे रखी है, इनमें से जो आपको बेटर लगे आप रीड करके वो प्रेफर कर सकते हैं। एक बार मैं रीड कर देती हूँ कि जो आज है वर्ल्ड बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ये है कि गुड्स सर्विस ओपन मार्केट होना चाहिए ताकि लोग जो है ट्रेड फ्रीली कर सकते हैं, तो ये है। और इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, G20। स्टार्टिंग फॉर द वर्ल्ड बैंक, द ग्लोबल बिल्डर, द ग्लोबल बिल्डर। अब इसका क्या मतलब है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो आपको लोन देता है ताकि आप डेवलपमेंट कर सको, आप पॉवर्टी की रिडक्शन कर सको, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सको, जैसे कि
रोड हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। उसको वर्ल्ड बैंक के वेरियस पार्ट हैं, लेकिन उसके मेन दो पार्ट हैं, आईबीआर और आईबीए। आईबीआर का मतलब ये है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि लोन देता है मिडिल इनकम कंट्रीज। और आईबीए क्या है? इट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन which give interest-free loans to poorest countries। ठीक है। तो अभी वर्ल्ड बैंक क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोन देती है और ग्रांट देती है डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो अपने वर्ल्ड की यूज कर सके और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप। हमने इसके दो मेन पार्ट पढ़े हैं, आईबीआरडी और आईडीए। आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीए क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब रोल क्या है इसका? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, मतलब ये सपोर्ट करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है एक्सेलरेट होता है। ठीक है, जैसे कि रोड्स, पोर्ट, रेलवेज एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है इंडिया में, उसको फंड किया गया था बाय द वर्ल्ड। ठीक है। क्यों किया गया था? ताकि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इजी हो सके। ठीक है। उसके बाद रिफॉर्म और इन्वेस्टमेंट। इसका काम ये है कि ऐसी पॉलिसीज एक नेशन स्टेट बने जिससे कि बिजनेस करना आसान हो जाए, या फिर डूइंग बिजनेस, उसके नाम से एक रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं, जिसके तहत गवर्नमेंट उसके रिस्पेक्ट से पॉलिसीज बनाती है। उसके बाद ये एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। ये डिजिटल लर्निंग प्रमोट करता है, टीचर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करता है, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, मैटरनल केयर, इन सब के बारे में। और इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपिटल इज इक्वल टू प्रोडक्टिव वर्कर्स इन ग्लोबल इकोनॉमी। डिजास्टर रिलीफ एंड क्लाइमेट प्रोजेक्ट, ये फंडिंग भी करता है ग्रीन एनर्जी की, यानी सोलर पैनल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, और डिजास्टर वार्निंग सिस्टम को भी ये प्रमोट करता है। जैसे कि सोलर पैनल की डेवलपमेंट जो है, ये प्रोजेक्ट जो है अफ्रीका और साउथ एशिया में लगाए गए थे। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि वेस्टर्न कैपिटलिस्ट के मॉडल को प्रमोट ज्यादा करता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है बिग प्रोजेक्ट के कारण, जैसे कि डैम, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये लोकल पीपल को इग्नोर करता है, लोकल कल्चर को इग्नोर करता है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक स्टेबलाइजर एजेंडा। अगर एक देश इकोनॉमिक क्राइसिस में, जो उस टाइम पे उसको हेल्प करेगा, वो होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी। जैसे जब हमें पैसे की सहायता की जरूरत होती है, हम लोन लेते हैं, वैसे जो एक देश लोन लेता होता है वो होता है आईएमएफ। तो अब इसके मेन की फंक्शन, हाँ देख लो, शॉर्ट टर्म लॉन्स और पॉलिसी एडवाइस ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रबल में, राइट। अब की फंक्शंस ऑफर बेल आउट टू कंटिन्यू इन क्राइसिस, प्रमोट स्टेबल एक्सचेंज रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, सबसे पहले ये बेल आउट ऑफर करता है जब कंट्री क्राइसिस में होती है, स्टेबल एक्सचेंज रेट को प्रमोट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी पैसे की पॉलिसी को ये बताता है, और ये इनकरेज करता है इकोनॉमिक रिफॉर्म की, ग्लोबलाइजेशन होने तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने दो। क्या है अब इसका गोल? गोल क्या है? करेंसी की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। देख लो, प्रमोट स्टेबल एक्सचेंज रेट, मतलब स्टेबल करेंसी होनी चाहिए। स्टेबल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में हेल्प करता है फॉर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, जब क्राइसिस था 1997 में, आईएमएफ ने साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड को हेल्प किया था। इन 1997, in 2022, IMF helped Sri Lanka when it faced food, fuel and debt crisis। ये आपको भी पता है, अभी श्रीलंका का, अगर ये वाला याद ना हो तो आप ये भी याद रख सकते हो। एक तो 2022 वाला श्रीलंका वाला याद होगा, उसके बाद 1991 में एलपीजी जब हमने लेके आए थे, तो वो भी इसका ही एग्जाम्पल है। उसके बाद स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम, इसका मतलब क्या होता है? require countries to reduce subsidies but public spending open up to international trade। बेसिकली इनका मोटो जो है ना, वो है प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये चाहते हैं कि पब्लिक बहुत कम फंड करे, सब्सिडीज ना दे, पब्लिक स्पेंडिंग कम करे और प्राइवेट मार्केट पे छोड़ दे। तो इसको बोल रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना।
स्ट्रक्चर कर रहा है कि एक देश कैसे चलेगा। तो एसएपी से स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, then is technical assistance and training। एक वो टैक्स रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल बैंकिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अब इससे पुअर्स को नुकसान होता है। यूएस यूरोप का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, सेम सोल्यूशन फॉर ऑल कंट्री इग्नोरिंग डाइवर्सिटी। विद दिस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेड एम्पायर, वो बोलते हैं कि कैसे रूल्स होने चाहिए, कैसे सेटल होंगे डिस्प्यूट अगर दो कंट्रीज के बीच में होते हैं, रिलेटेड टू ट्रेड एंड प्रमोट फेयर कंपटीशन अमंग फ्री एंड फेयर ट्रेड, लॉयरिंग टैरिफ। टैरिफ मतलब होता है अगर एक, अगर आप कुछ इम्पोर्ट कर रहे हो तो उस पर ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाओ। इक्वल ट्रीटमेंट, मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल के बाद रोल क्या है, ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सपोर्ट टू डेवलपिंग नेशन। के बाद क्रिटिसिज्म क्या, वेस्टर्न डोमिनेंस है, रिच कंट्रीज को बोलते हैं कि आप एग्रीकल्चर सब्सिडीज नहीं दो, पुअर फार्मर को हर्ट होगा इससे, कैनॉट सॉल्व इश्यूज लाइक डिजिटल ट्रेड और एनवायरमेंटल कंसर्न इफेक्टिवली। उसके बाद G20 क्या है, ग्लोबल पॉलिसी क्लब। ये दुनिया के 19 प्रसिद्ध देशों और ईयू का संगठन है जो बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, इंक्लूसिव ग्रोथ पे बात करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस पे बात करते हैं, बात करते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लोबल हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये इनफॉर्मल है, इसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है, पर ये भी डोमिनेटेड है बाय लीड इकोनॉमीज। तो बहुत सारे डेवलपिंग नेशन ऐसे हैं जिसका हिस्सा भी नहीं है। इसका समरी टेबल दिया हुआ है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए लोन देता है, नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में IMF क्राइसिस सपोर्ट टूल से क्या, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, बेल आउट और स्टेबलाइज करते हैं इकोनॉमिक को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड रेगुलेशन, रूल डिस्प्यूट सिस्टम, G20 पॉलिसी डायलॉग सबमिट। ठीक है, वही है। उसके बाद इसका कंक्लूजन आता है। उसके बाद WHO कैसे मैनेज करता है ग्लोबल एपिडेमिक को विद फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन reached in 1948 as a specialized agency, United Nations, who play a pivotal role in managing global health issues, including epidemics, pandemics. In the context of globalization, WHO's role has become even more complex and crucial. Right? तो इसके लिए मैंने आपको एक ये देखिए, एक सेकेंड, ये शॉर्ट ब्रीफ नोटिस दे रखा है, ये आप पढ़ लीजिए, समझा रही हूँ। उसके बाद आप नोट से ऊपर वाला इन डिटेल एनालिसिस पढ़ लीजिए। तो WHO एंड ग्लोबल एपिडेमिक मैनेजमेंट या पेंडेमिक। WHO mandate established to coordinate international health sector efforts and manage global health emergencies, surveillance, research, guideline, global health diplomacy पे फोकस करता है। Increase travel, urbanization and environmental change complicate epidemic management, disease spread faster due to interconnectivity. WHO success, Ebola led international response and development of vaccines and treatment। उसके बाद ईड्स का ग्लोबल अवेयरनेस प्रिवेंशन किया गया। उसके बाद कोविड-19 का कोवैक्स जैसे डेवलप किया गया। चैलेंज क्या आते हैं, डिलेज आते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी डिलेज आते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में टाइम। नेशनल इंटरेस्ट की बात भी आ जाती है तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इक्विटी इशू मतलब अनइक्वल एक्सेस है हेल्थ के रिसोर्सेज में हायर लो इनकम कंट्रीज। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब लिमिटेड इम्पैक्ट on strengthening health systems in developing countries. WHO's response framework ग्लोबल पार्टनरशिप पे काम करता है, टेक्नोलॉजी को यूज करता है, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे वैक्सीन ट्रीटमेंट्स वगैरह। उसके बाद WHO effectiveness in managing epidemics is mixed. Success is in coordination but limited by delays, political issues, and resource disparities. To improve, WHO needs better timeline, stronger
पार्टनरशिप एंड फोकस ऑन इक्विटी एंड हेल्थ। इससे आपका यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमने ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल्स और डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ा, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक आपको बेसिक आइडिया लग रहा होगा। अब आएगी यूनिट, देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले यूरोसेंट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। यूरो से आपको पता लग रहा है यूरोपियन, यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैसा प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन का जहाँ पे सुप्रीम पावर कौन है, यूरोप है। यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट, यूरोपियन बहुत सारी पावर्स, स्पेन, पोर्टुगल, इंग्लैंड, तो जर्मन, तो ये नीदरलैंड्स हो गया। तो ये जो कंट्रीज है ना, इन्होंने पहले क्या किया था, हमारी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को इन्होंने अपना कॉलोनी बनाया था। जब इन्होंने ये अपना कॉलोनी बनाया, अभी मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ कि आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये 15th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, जब ये इंटरकनेक्टेडनेस स्टार्ट हुई थी, जब इन्होंने कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। तो ग्लोबलाइजेशन क्या, इंटरकनेक्टेडनेस, तो इंटरकनेक्टेडनेस हो रही है, उन्होंने ग्लोबल कॉलोनियलिज्म किया। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी होने लग गया था, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। और इसको यूरोसेंट्रिक प्रोजेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टार्टेड बाय यूरोप, इसमें यूरोप एज अ मेन एक्टर काम कर रहा था। ठीक है, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के मेन टर्म्स हो गए इसमें। और अब मैंने इसका आपको ये भी बता दिया हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट किससे ये रिलेट कर सकता है। अब जब कॉलोनियलिज्म था तब, अब सपोज करो आप हमारी कंट्री में दूसरे कंट्री के लोग आ रहे हैं, तो उनका कल्चर, ट्रेडिशन, वो हमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली किसी भी वे में, इन इधर वेज वो हमें इम्पेक्ट करेगा। बहुत रेयर चांसेस है कि सब न्यूट्रल रहेगा, बट होता नहीं है। एक तो इम्पैक्ट करेगा, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था यूरोसेंट्रिज्म का। उसके बाद रोल ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, वही एज ऑफ एक्सप्लोरेशन 15 टू 17 सेंचुरी, जब वर्ल्ड एक असली मायनों में ग्लोबल वर्ल्ड बनना शुरू हो गया था। जब कॉलोनियल पावर्स, जब जो कंट्रीज थी, पावरफुल कंट्रीज थी, उन्होंने कॉलोनियलिज्म करना स्टार्ट कर दिया था, स्लेवरी करनी स्टार्ट कर दी थी। वो क्या करते थे, जो कॉलोनियल स्टेट्स होती थी, वहां से एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल करते थे, और वहां के जो लोग थे उनसे बहुत कम पैसे में लेबर करवाते थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अब वो क्या करते थे, उस जगह से जिस कंट्री को उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया, वहां से एक्सट्रैक्शन रॉ मटेरियल का करके अपनी कंट्री में लेके जाते थे। वही जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन था, यही जो टाइम था, ये किसका टाइम था, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था। अब ये देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी तो इसी टाइम पे आया था। अब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर पैरेलल टू ईच अदर, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इतना ज्यादा डेवलप्ड हो गया, क्योंकि उन्होंने रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट कर लिया, वो सारे मिनरल वहां से माइन कर लेते थे। स्लेवरी, स्लेवरी इन द सेंस उन्होंने लेबर को बहुत कम अमाउंट पैसे देके बहुत सारा काम करवाते थे। तो ये कह सकते हैं, इससे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका कॉन्सेप्ट इंड्यूस हुआ था। जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, अब इससे क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म अराइज हुआ था, है ना। मॉडर्न इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आना शुरू हो गया था, कैपिटलिस्ट मार्केट बननी शुरू हो गई थी, कॉर्पोरेशंस बननी शुरू हो गई थी। अब कल्चरल इन्फ्लुएंस हमने पहले ही बात कर ली कि कल्चरल इन्फ्लुएंस तो होता ही है। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया था, वेस्टर्न एजुकेशन स्कूल्स बनाए थे, जो कल्चरल इन्फ्लुएंस भी हो रहा था। और आज के प्रेजेंट टाइम में भी है। आजकल हम कौन से आइडियाज फॉलो कर रहे हैं, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट्स, तो ये वेस्टर्न वर्ड से आए हुए हैं ना। ये आइडियाज वेस्टर्न वर्ड्स का है, मतलब ये यूरोसेंट्रिज्म ही है ना। हम उनकी फिलोसफी को तो भी फॉलो कर रहे हैं ना। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएन यूएन द वर्ल्ड बैंक, ये सारे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, इसका मेन पावर्ड कंट्री कौन है इसमें से, एक तो हो गया यूएसए और दूसरा हो गया यूरोपियन कंट्रीज। बस। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन का नॉन यूरोपियन कंट्रीज पे, अब देखो इम्पैक्ट इसका बहुत हद तक हम नेगेटिव ही गिनेंगे। क्योंकि जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज थी, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, मिनरल एक्सट्रैक्ट किए ग्लोबल साउथ कंट्रीज से, और खुद डेवलप हो गई। अब जो वो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे थे, वो फाइनल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्ट में ग्लोबल साउथ कंट्रीज को बेच रहे थे। तो ये पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो गई, इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो गई। दूसरा हुआ कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन शुरू होने लग गया। जो पावरफुल है, जो हेजेमोनिकल पावर है, हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और हम भी वही चीजें करने लग जाते हैं। वेस्टर्न कल्चर इन क्लॉथिंग, हॉलीवुड, अपग्रेडेशन, तो ये सारे इम्पैक्ट हुए। कल्चरल एसिमिलेशन, जो होमोजेनाइजेशन है। कॉन्टेम्परेरी पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन, जो आज का है, तो ये वेस्टर्न ड्रिवन कॉन्सेप्ट ही है आज भी। हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ देखते हैं तो वही बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है। ये वेस्टर्न पावर की हेजीमनी चल रही है अभी तक वर्ल्ड में। अब इसके काउंटर नैरेटिव्स क्या आता है, रोल ऑफ एंड रोल ऑफ अदर रीजन, तो वो बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट अब यूरोसेंट्रिक नहीं रहा है। तो ये बहुत हद तक नॉन यूरोपियन कंट्रीज में भी जा रहा है, जैसे कि आज इंडिया, चाइना जो है, ये बहुत बड़ी मेजर इकोनॉमिक पावर्स बन रही हैं अब तो। जैसे इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है ना। सो ऐसे इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये इसका कंक्लूजन आ जाएगा कि in sum, globalization as a Eurocentric project emphasize how the process that we associate with globalization today were initiated and shaped by European expansion, colonialism, and imperialism. The impact of this historical legacy are still evident in the global system of trade, culture, and governance that continue to prioritize European and later Western models. While globalization has undoubtedly evolved and spread beyond European, many argue that its foundational structures remain deeply Eurocentric, which often perpetuates inequality and marginalization for non। बस कुछ नहीं है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, Eurocentric globalization is geographically centered on the West and preoccupied with recent history. Explain। थोड़ा सा आप एक बार इस डेफिनेशन को रीड करिए एक सेकंड के लिए। अब यूरोसेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में जो ये लिखा है, होपफुली वो आप सभी को समझ आया होगा अगर आपने रीड किया है तो। अगर आपने टपा दिया उस पोर्शन को, वो बात अलग है, लेकिन एक मिनट अगर आप पढ़ के देखो तो ये वही सब लिखा हुआ है जो हमने अभी रीड किया है। सो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसमें बोल क्या रहा है, जो यूरोप सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन है वो ज्योग्राफिकली वेस्ट पे सेंटर्ड है, और ये रिसेंट हिस्ट्री में भी हमें देखने को मिला है। एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को। अब ये स्टेटमेंट आ गई है, अगर आप सोचो तो सारा कॉन्सेप्ट तो पहले वाला ही है ना, उसमें कुछ नया तो आया नहीं है। सो वही बात की है कि जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उसको हार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि वहीं से सारा ग्लोबलाइजेशन का प्रचंड जो है ये शुरू हुआ है। उसके बाद चाहे वो फील्ड हो इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की, कल्चर की, या टेक्नोलॉजी की, सब वेस्टर्न कंट्रीज से ही अराइज हुआ है, और पर्टिकुलरली क्या, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। हम फोटो आइडिया करते हैं। For instance, the global economic system, for instance, is deeply rooted in Western ideas from the creation of gold standard to modern capitalism and free market. एलपीजी आया था, वो कैपिटलिस्ट अप्रोच से ही इंस्पायर्ड था ना 1991 में, तो वही बातें सारी यहीं पे की गई हैं, ठीक है। हॉलीवुड, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली इज इन यूएसए। तो ऐसा ऐसा अगर हम बोले तो कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, तो ये सारे यूरोसेंट्रिक, और ये कल्चरल इन्फ्लुएंस में आ गया। तो ऐसे ऐसे हम दे सकते हैं। प्री ऑक्यूपेशन विद रिसेंट हिस्ट्री, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया, ये वही है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एंस्लेवमेंट, फोर्स लेबर, ये सब बता दिया ना आपको, रीड करोगे तो समझ आ जाएगी। हाँ, यूरोसेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन शेप द मॉडर्न वर्ल्ड, उसने आज के वर्ल्ड को कैसे शेप किया। हमारे जो ये यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब वेस्टर्न डोमिनेटेड है ना। अगर आपको पता हो कि वीटो पावर होती है, वीटो पावर 5 नेशंस में, तो आप अब पढ़ के देखना उसको। वैसे तो हमारा फिफ्थ यूनिट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर्स है जीवन में जिनके पास वीटो पावर है, तुम उनके नाम पढ़ना, 5 में से कितने जो है वो एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज है, और उनमें से यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज कितने हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दिस द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इवन डिराइव्ड बाय वेस्टर्न पावर इज 100% करेक्ट। ओके,
तो ये सब वही है, कल्चरल इंपीरियलिज्म, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, बीबीसी, ये सब वेस्टर्न बेस्ड है ना। एप्पल, नाइकी, स्टारबक्स, हम जिनके फैन फॉलोइंग है, तो ये कल्चरल इंपीरियलिज्म है। कल्चरल इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? कल्चरल इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर चीज को बढ़ावा देना और दूसरी चीज को बोलना कि नहीं वो अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम एप्पल के फोन को कर रहे हैं कि नहीं ये फोन चाहिए, जो बंदा अमीर है उसके पास एप्पल का फोन होगा, हर बंदे के पास आज एप्पल का फोन है। ये कल्चरल इंपीरियलिज्म है, क्योंकि सभी नहीं कहते एप्पल का फोन अच्छा है, बाकी फोन अच्छे नहीं है, वीवो का फोन अच्छा नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ये कल्चरल इंपीरियलिज्म है। समझ आई बात? ऐसा कुछ नहीं है एप्पल का फोन उसी के पास ही हुआ। बट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म कि हम एक को दूसरे के ऊपर बढ़ावा दे रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस के क्या? कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो गया, लोकल कल्चर इरोड होते जा रहे हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ रही है, पावर इम्बैलेंस हो रहा है इससे और प्रेजेंट डे क्या चैलेंजेस माने जा रहे हैं कि ऑटोनॉमी सॉवरेनिटी जो है एक स्टेट की वो डिक्रीज होती जा रही है। अब हम अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल वर्ल्ड देखते हैं, नॉट एज अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। वर्ल्ड इज बिकमिंग एज ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज कंक्लूजन रीवैल्यूएटिंग ग्लोबलाइजेशन, ये आप सब पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद होपफुली इतना समझ आ रहा होगा। इससे इजीली एक्सप्लेनेशन करना इज टफ टास्क, बिकॉज इससे इजी क्या ही अब करेंगे इस सब। और जो हमने यूनिट वन किया है ना, यूनिट वन और यूनिट टू बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। तो अगर यूनिट वन नहीं किया तो यूनिट टू ऑटोमेटिकली समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब जो ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ है ये हम वहां पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ पे अगेन रिपीट नहीं होगा। उसके बाद असेसमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इज अंडरगोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है द कंसेप्ट ऑफ स्टेट का, वो ग्लोबलाइजेशन में हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, अब हम वो पढ़ते हैं। अब की एरियाज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी क्यों हो रहा है? अब ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम वेयर कैपिटल, गुड्स, सर्विस एंड लेबर आर इंक्रीजिंगली free to move across borders. This has diminished the economic sovereignty of states as national economies are increasingly influenced by global market trends, multinational cooperation, and international economic institutions such as World Trade Organization and International Monetary Fund. अब आप देखिए, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी कंट्री की जीडीपी होती है या नेशनल इनकम होती है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है कि कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अब ये ज्यादातर बाहर वाली कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, नॉट ऑन इट्स ओन कंट्री। मतलब है अभी भी ऑटोनॉमी है, लेकिन 100% नहीं है ना। वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर अवर डेवलपमेंट, फॉर अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो द इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट डिक्रीज्ड। तो इसकी वो बात करें तो फाइनेंशियल फ्लोज की बात करें कि अगर एक कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज पे ऑटोमेटिकली होगा। फॉर एग्जांपल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, जिसने यूएस को हिट किया था, बट इट ऑटोमेटिकली इम्पैक्टेड होल ऑफ द ग्लोब। उसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन टीएनसीज have gained significant power, often surpassing the economic power of state themselves. अब जो टीएनसीज हैं, sometimes they have much more economic power than that of a state, and they are spread over multiple companies, and their economic interest may not always align with national priorities. This gives them considerable influence over government policies, regulation, and decision making process. उसके बाद पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशंस, दिस मीन्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बहुत सारी कंट्रीज को इनकम पास करते हैं उनके बीच में, जैसे कि एग्जांपल्स आपके सामने दी हुई हैं बोल्ड लेटर्स में। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी ये अथॉरिटी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, और डिसीजन मेकिंग पावर भी। सो इससे एक स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो कह सकते हैं हम डिक्रीज होती है। एशियान, नाफ्टा, ये जो रीजनल अलायंसेस हैं, अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि क्रॉस बॉर्डर्स या फिर वो हाँ क्रॉस बॉर्डर्स हमारे जो है सॉफ्ट एग्रीमेंट, सॉफ्ट पॉलिसीज, रेगुलेशंस हो सके।
तो आज इनकी नेसेसिटी है भी, लेकिन हाँ वो हमें नेगेटिव इम्पेक्ट भी कर रही है। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, होमोजेनाइजेशन, ये सब हमने पढ़ लिया। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, माइग्रेशन हो रही है, हमने इंटरनेशनल डायस्पोरा पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ग्लोबल सोशल मूवमेंट भी हो रही है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। तो ऐसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में यही आएगा कि सामाजिक तौर तरीकों में क्या क्या हो रहा है, वाई डायस्पोरास वगैरह, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। इन्वायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में फिर से वही एग्रीमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नाटो बना, वो सब बना था, अब वो अब रिजोल्व हो गया था। तो वो स्टेट एडॉप्शंस, अब न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, अब स्टेट को भी थोड़ा जो है इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबलाइजेशन कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि उसकी सॉवरेनिटी मेंटेन रह सके। तो ये उसका कंसेप्ट है। दिस कंक्लूजन, द स्टेट इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर पीपल एट मार्जिन्स, तो उन्होंने उसको कैसे इम्पेक्ट किया। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड मार्जिन्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चीप लेबर, इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल होमोजाइजेशन, कल्चरल इंपीरियलिज्म, सब वही कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है इसमें। सब वही चीजें हैं, बस उसको घुमा फिरा के लिख देना है। आप लिख सकते हो कि अगर इन्वायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उसने लोकल प्लेसेस को कैसे इम्पेक्ट किया है। जो चिलिका लेक है, अगर हम चिलिका लेक की बात करते हैं, चिलिका लेक में पहले जो फिशरमैन होते थे उनका अच्छा ही चल रहा था अपना सिस्टम, लेकिन जैसे ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस आया, बाहर वाली कंट्रीज है उन्होंने वहां पे अप्रोच किया, और वहां का लैंड जो है बहुत ज्यादा डिग्रेडेटेड हो चुका है, और वो अब रामसर साइट भी है, और अब उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन का ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वहां के लोकल पीपल की लाइफ उससे नेगेटिवली इम्पेक्ट हुई। सो गाइस, अभी जैसे सिलेबस पूरा हो चुका है, तो लेट्स स्टार्ट विद PYQs ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लोर द मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स दैट हैव लेड द इमर्जेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें आपको हिस्टोरिकल कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया गया है यूनिट 1 में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यही इसका आंसर में आएगा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यही इसके आंसर में आएगा। आपको अब इसका आंसर पता लग गया क्या आएगा। हमने ये पढ़ा है ना, ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत पुराना प्रोसेस है। ये एंशियंट एंड अर्ली सिविलाइजेशन जो था वहां से चलता आ रहा है, जब पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर थे, जो ट्रांसनेशनल एम्पायर्स थे। उसके बाद ट्रेड रूट्स थे, सिल्क रूट, स्पाइस रूट, ट्रांस सहारन रूट्स, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, ये सब हमने पढ़ा। ये उसके आंसर में आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद इज व्हाट इज कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। टू व्हाट एक्सटेंट डज कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू कल्चरल एक्सचेंज एंड हाइब्रिडाइजेशन। अगेन यूनिट 1 हमने कल्चरल अप्रोच टू ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन करो। अब अगर आपको कंसेप्ट पता लगे, आप वो डिटेल में बता सकते हो। कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, अमेरिकनाइजेशन, ग्लोबल कल्चरल डाइवर्सिटी, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो ये उसका आंसर में आ जाएगा। उसके बाद, हाउ डज द नोशन ऑफ ग्लोबल विलेज शेप अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले आप वो बताओ। यूनिट 1 में अगेन टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन दिया है। मैंने टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन बताया था कि टेक्नोलॉजी में जैसे बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से हम सारे जो हैं बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो बड़े जायंट्स है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम, मेटा, राइट। तो इसकी वजह से हमें वर्ल्ड जो है बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो चुका है, कॉस्मोपॉलिटन या ग्लोबल विलेज बन चुका है। हमें एक जगह से दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन जो है बहुत जल्दी मिल जाती है। तो ये यूनिट 3 फर्स्ट के आंसर वाले के आएगा, ठीक है, उसी कंसेप्ट से आएगा। उसके बाद है क्रिटिकली एनालाइज इन व्हाट वेज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कंट्रीब्यूट टू एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स इन ग्लोबलाइजेशन। प्रोवाइड एग्जांपल टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स इन ग्लोबलाइजेशन। अब इनइक्वालिटी की अगर आप बात कर रहे हो, सोशल एक्सक्लूजन की अगर आप बात कर रहे हो, तो इसमें आपको जाना पड़ेगा यूनिट 2 में। यहाँ पे
आपको पता है कि यूरोसेंट्रिक अप्रोच है ग्लोबलाइजेशन और ये ज्यादातर वेस्ट के साइड ही है। ठीक है, यहाँ पे इसका मैंने लिखवाया था द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर पीपल एट मार्जिन्स। तो इसके आंसर में ये आएगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा। उसके बाद पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फर्स्ट यूनिट, इन व्हाट वेज डज ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस ग्लोबल गवर्नेंस। यूनिट थर्ड में ग्लोबल गवर्नेंस का कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। ग्लोबल गवर्नेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया था मैंने, तो यहाँ से मिल जाएगा वैसे तो। बेटा लिखा था, आपको पढ़ाया था मैंने, तो आप देख लेना, यूनिट 3 का ही है, तो वहां से आपको इसका मिल जाएगा। उसके बाद बता दी प्रिंसिपल, अब 5 करने हैं, 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, आप ये कर सकते हो। रोल क्या आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का टूडेज इकोनॉमिक ऑर्डर बहुत अच्छे से कर सकते हो। व्हाट आर द प्रिंसिपल थ्रेट टू सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन एक्सपीडिटेड द डिक्लाइन ऑफ द नेशन स्टेट। एक्सपीडिटेड मतलब क्या होता है, इरोजन क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेम यही क्वेश्चन करवाया है मैंने कि सॉवरेनिटी जो है क्या वो डिक्रीज हो रही है एक स्टेट की। सेम क्वेश्चन मैंने यही करवाया यूनिट 3 में, राइट। नहीं, ये यूनिट 4, यूनिट 2, एक सेकेंड, ये देखिए यूनिट थर्ड में ही इसका करवाया था मैंने क्वेश्चन, ये सेम ही उसका आंसर रहेगा, ठीक है। ग्लोबल सिविल सोसाइटी, ये क्वेश्चन रहने दो। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ह्यूमन माइग्रेशन करवा दिया अच्छे से। ग्लोबलाइजेशन डिबेट, स्केप्टिक और ग्लोबलिस्ट, फर्स्ट यूनिट करवा दिया। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे कर लो, ये इजी रहेगा, दो ये भी हो गए। तो 8 क्वेश्चन आप कर सकते हो जितना मैंने करवाया। अब ये नहीं है कि वीडियो देख के आपको सब याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब ये नहीं है कि वो तुक्का लगा है, सारे टॉपिक्स किए हैं तो सब आएगा ही आएगा, सोशल मूवमेंट को छोड़ के और एक 4.2 को छोड़ के सब किया है। डू एग्री दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ न्यू फिनोमिना, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, यूनिट 1 अगेन। लिबरल अप्रोच, यूनिट 1। ग्लोबलाइजेशन डिबेट, यूनिट 1। तो यूनिट सेंट्रिक अप्रोच, यूनिट 2। सीधे सीधे क्वेश्चन है, टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब स्टेट ओरिएंटेड से मार्केट ओरिएंटेड हो रही है स्टेट, राइट। पर इन्होंने एसेस द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट इज अंडरगोइंग इन, बस यही आएगा, स्टेट से मार्केट ओरिएंटेड हो रही है। इंटरनेशनल सिस्टम फ्रॉम नेशन स्टेट टू ग्लोबल मार्केट, ये भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद G20 रहने तो इतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम IMF, WTO, इन वर्ल्ड बैंक सभी को इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसका कंटेंट अच्छा बन जाएगा, तो वो कर सकते हो। सोशल मूवमेंट्स वाला रहने दो। इकोनॉमिक डायमेंशंस पे कर सकते हो, इमिग्रेशन ग्लोबल एरिया कर सकते हो, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन कर सकते हो। तो वैसे आप सब डिस्कस कर लिया है, अभी आपको नोट्स कम से कम 5 से 6 बार पढ़ोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। सो डू योर बेस्ट, और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।